अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसकी हेल्पफुल गाइड हो सके। एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स पहले आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हुए, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उन पार्ट्स को जाकर देखें तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में या उन वीडियोज़ में आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम उनको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाके फॉलो करें ता, ताकि आपको भी और अपडेट्स मिलते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ अबाउट यूएसए एज वेल। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत कॉमन सवाल आता है जो रिलेटिंग टू द ग्रीन कार्ड फ़ी होती है। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपके पासपोर्ट के अंदर यूएस इमिग्रेशन वीज़ा स्टिकर लग चुका है, तो आपको यूएस से जाने से पहले एक फ़ी पे करनी है, जो आपके फ़िज़िकल ग्रीन कार्ड जो आपको यूएसए में मिलना है उसकी होती है। मेरे टाइम पर $220 थी। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेक श्योर टू कंफर्म ऑनलाइन जाके USCIS पर देख लें कितनी फ़ी है। हमारे वक्त में ये था कि जब आपको पासपोर्ट मिलता है एम्बेसी से, तो वो एक इन्वेलप होता है। उस इन्वेलप में आपका पासपोर्ट है, उसमें वीज़ा लगा हुआ, उसके बैक एंड पे लिखा हुआ है सारी एक्सप्लेनेशन, इन द सेंस कि अब आपको कोई सील्ड इन्वेलप नहीं मिल रहा। पुराने वक्त में मिलता था, अब कुछ नहीं, तब आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होता है, उसमें वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है, साथ में एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने वो USCIS को $220 से ज़्यादा, या 220 ही अभी होगी, वो आपने पैसे किस तरह देने हैं। अगर वो पीस ऑफ पेपर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कॉमन मैं देखा है कमेंट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई पीस ऑफ पेपर नहीं था, तो सिंपली आप गूगल पर जाएं, गूगल इज़ योर फ्रेंड, उस पर सर्च करें USCIS ग्रीन कार्ड फ़ी, तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 7 से 8 स्टेप्स होते हैं। USCIS पे अकाउंट बनता है, आपके पासपोर्ट के अंदर ही जो वीज़ा लगा हुआ है उसके ऊपर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। वो पहले मांगेंगे आपसे, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, वो लिंक करता है। बहुत बेसिक सवाल होंगे, सारे वीज़ा लिंक हो जाएंगे और एंड में फ़ी आ जाएगी। ये जो 220 या इससे ज़्यादा जो भी होगी, ये पर एप्लीकेंट फ़ी होती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 5 लोग हैं तो 5 × 220 और हायर, डिपेंडिंग कि कब आप वीडियो देख रही हैं। फिर सवाल दूसरा आता है काफ़ी कमेंट से कि हम किस तरह पे कर सकते हैं, क्या ये पटिशनर पे करेगा यूएसए में, या बेनिफिशरी इन पाकिस्तान पे करेंगे। दोनों में से कोई भी पे कर सकता है। आ, मेरे वक्त में मैंने जोन सा भी डेबिट कार्ड था मेरा बैंक का, वो मैंने यूज़ किया, पे कर दिया। शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 की, क्योंकि 2021 में वीज़ा मिला था हमें। 2024 में वीडियो अपलोड हो रही है, शायद रेगुलेशंस चेंज हो गए हों, शायद बैंकिंग वाले या USCIS रिक्वायर्ड करते हो डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में। तो अगर वो भी होगा तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करें, एज़ लॉन्ग एज़ वो पेमेंट उनको पे हो रही है, आपको उसकी क्लियरेंस मिल रही है, वहाँ पर लिखा आ गया कि पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, वेल एंड गुड है। मेक श्योर कि आप US से जाने से पहले ये अपनी जो ग्रीन कार्ड फ़ी है पे कर चुके हों। इसी तरह जो हमारा केस था, हमारे 3 एप्लीकेंट्स थे, मैं शुरू में ही जिस दिन आया, एक चीज़ का मैं आपको टिप देता हूँ कि जिस दिन आपको पासपोर्ट मिलेगा, शायद उसमें एरर हो या वो आएगा आपका रिकॉर्ड इज़ नॉट बीइंग फाउंड। मुझे मिला, मैं उसी दिन लेके आया, मैं बैठ के मैं कहा अभी दस्ती पे उसको हम पेमेंट करते हैं और इस स्टेप को कंप्लीट करें। तो जब मैं ऑनलाइन जाके अपना वीज़ा नंबर डालता था, उसमें एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर डालता था, तो वहाँ एरर आ जाता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे 4 बजे के करीब मिला पासपोर्ट, रात को 9-10 बजे मैं दोबारा ट्राई किया तो वो सिस्टम अपडेट हो चुका था, फ़ी पे हो गई। तो अगर आपको भी ग्लिच आ रहा है, अगेन एक टिप है कि थोड़ा वेट कर लें कुछ घंटे, तो वो सिस्टम अपडेट हो जाएगा, आराम से बैठ के फ़ी पे कर लें। तो बेहतर है जाने से पहले फ़ी पे कर चुके हों। पाकिस्तान से फ़ी पे हो जाती है, हमने भी किया है। मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया था। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, रिजेक्शन आती है, वो पेमेंट नहीं क्लियर होती, चेक विद योर बैंक के इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन हैं वो ऑन है या नहीं है। फिर भी इशू आता है तो कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकती हैं। बेनिफिशरी और पिटिशनर इन USA दोनों में से कोई भी कर सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ उनको पैसे मिल रहे हैं, वो खुश हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी लोगों के कमेंट्स थे रिलेटिंग टू दिस प्रोसेस, उनको मैंने एड्रेस कर दिया। फिर भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट की तरफ आते हैं।
उनका जो सवाल है वो ये है कि ऑनलाइन चेक इन वाइल ट्रैवलिंग टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम रेकमेंडेड है नहीं है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और क्या करना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब मैं पहली बार पाकिस्तान से यूएसए जा रहा था, इवन दो ऑनलाइन चेक इन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, आपकी फ़ायदे में ही होता है और आपको ईज़मेंट देने के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती। इवन के वहाँ पे कोई प्रोसेस है भी, कोई ग्लिच आए, कोई इशू आ जाए, सौ सर दर्द, और आपकी पहले इतनी स्ट्रेसफुल एक जा रहे होते हो कि यार मैंने पहले ट्रैवल करना है, इमिग्रेशन करनी है, फ़लाना करना है। तो मैंने ऑप्ट आउट किया कि मैं भाई ऑनलाइन चेकिंग नहीं कर रहा, फ़िज़िकली जाके एयरपोर्ट जाके चेक इन मैंने किया और यूएसए पहली बार ट्रैवल किया। लेकिन अब कंट्रास्ट में जब भी मैं यूएसए के अंदर या यूएसए से जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ऑनलाइन चेक इन करता हूँ। घर बैठे आपने उनको बता दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा ये सीट है, मेरी ये बैगेज है, सब कुछ घर से होता है। आप एयरपोर्ट जाते हो, सिर्फ आपने बैग्स को ड्रॉप करना होता है, वो लेबल्स प्रिंट करके साल लगा के। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आईफोन को यूज़र होता है तो बोर्डिंग पास आपकी वो एप्पल वॉलेट में डल जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस जो चेक इन वाला होता है। लेकिन पर्सनली अगर दोबारा भी कभी मैं इमिग्रेशन प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ या मैं गुज़र रहा होता, तो मैं कभी भी ऑनलाइन ना करता। चीज़ों को सिंपलीफाई रखें। जिस चीज़ में कभी आपने कभी चीज़ वो की नहीं है और आपको उसमें फ़ायदे कम, टेंशन ज़्यादा मिल रही है, उसको अवॉइड करें। इस तरह मैं आपको एक टिप ये दे सकता हूँ कि जब जिस दिन भी आपकी फ़्लाइट हो, एयरपोर्ट आप एटलीस्ट 4 आवर्स पहले जाएँ, हो सके 5 घंटे पहले चले जाएँ। जो आपने घर में बैठ के गप्पे मारनी है, टाइम्स वेस्ट करना है, एयरपोर्ट जाएँ, वहाँ जाकर यूट्यूब कर लें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, जो यूज़ करना है वहाँ जाके करें। एटलीस्ट आपको पता है कि आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में पहुँच चुके हैं। आपको पता है खुदा न खासा गाड़ी में कोई मसला आता है, जाते हुए रास्ते में कोई चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ जाकर चीज़ याद आती है। अगर एटलीस्ट इतना टाइम होगा कि आप वापस आके उस चीज़ को केटर कर सकें। इसके इसके अलावा जिस तरह लाहौर एयरपोर्ट पर मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो सीरीज़ बनाई है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं टू यूएसए तो वो वीडियो सीरीज़ जाके देखें। मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसमें मैं पर्सपेक्टिव शो कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड गाइड। तो अगेन उसमें ये था कि अगर रात की 2-3 बजे की फ़्लाइट है, 4 घंटे पहले आपका चेक इन ओपन हो रहा है, आपको स्ट्रेस ही नहीं है। आपको पता है कि भाई मेरे आगे शायद 10 बंदे होंगे, 15 होंगे, छोटी क्यूज़ हैं। एयरपोर्ट के अंदर जितने स्टेजेस होते हैं सिक्योरिटी के, कस्टम्स के, फ़लाने के, भाई आपका भी इतना एम्पल टाइम होता है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर आराम से गुजर रहे होती हो। तो अगर कोई बंदा पहली बार ट्रैवल कर रहा है, कभी उसने चेक इन नहीं किया पाकिस्तान में, तो अवॉइड करें। बिला वजह अपने को स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब आप एक बार हो जाएँ, ग्रीन कार्ड मिल जाएँ, तो अगर आपको कभी दिल करे एक्सपेरिमेंट करने तो वाई नॉट। लेकिन मैंने ये किया, मैंने ऑनलाइन चेक इन कभी नहीं किया पाकिस्तान से। और बाद में जब मैं यूएस से ट्रैवल करता हूँ तो मैं ऑनलाइन चेक इन कर लेता हूँ और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पूछ रहे हैं कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर इमिग्रेशन क्या होगी। इट्सेल्फ एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कभी हो नहीं सकता इसका, क्योंकि हर वीज़ा कैटेगरी है, उसने 3 स्टेजेस से गुजरना है। उन 3 स्टेजेस को आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी 3 पार्ट सीरीज़ है, जिसमें एक पहली आती है USCIS, फिर NVC, उसके बाद US एम्बेसी इस्लामाबाद। डिपेंडिंग ऑन द केस टाइप कि वो CR1 है, IR1 है, IR5 है, फियांसे वीज़ाज़ हैं, ब्रदर सिस्टर वाली है, इन्वेस्टर वाली है, या आप EB1 है या NNW से है, तो हर फॉर्म की डिफरेंट फ़ी है। अगर तो I-130 की फ़ी है तो सबकी I-130 की एक जैसी होगी। अगर वो आपकी इन्वेस्टर में से है तो उसकी फ़र्क होगी। अगर आप EB में से हैं तो आपका I-140 की होगी। अगर आप फियांसे में तो I-129F होगी। तो आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि पहले आपकी जो USCIS में जो कैटेगरी बनती है उसमें कौन सा फॉर्म लग रहा है। तो वो 670 से लेके आई थिंक 715 तक आजकल है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी आप कैटेगरी में है। दैट इज़ द बेसिक। एक फॉर्म एक बंदे को लगता है डिपेंडिंग ऑन अगेन द कैटेगरी। अगर F4 है उसमें भी एक फॉर्म है जिसने सबको कवर कर लेना है। फियांसे में भी एक है। पेरेंट में आप 2 पेरेंट्स हैं तो 2 फॉर्म लगेंगे।
तो इस तरह आपने पहले तो ये ब्रेक डाउन करना है कि आपकी वो उस बंदे की एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है, उसको कितनी फ़ी लगी है। USCIS पर जाएँ या गूगल पर जाकर लिखें USCIS फ़ी स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ से जाकर ढूंढ सकते हैं। सेकंड आ जाती है NVC। अब पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में हमेशा गैप होता है, विच मीन्स F4 के अंदर वो शायद 10 साल बाद जाके प्रोसेस हो रहा हो, क्योंकि F4 को 14 से 16 साल लग जाते हैं। अगर स्पाउजल है 2 साल उसमें लग जाएगा, पेरेंट है तो 1.5 से 3 साल लग जाएंगे। अब आपने NVC में मैंडेटरी फ़ीस पे करनी थी कि एक DS-260 की फ़ी होती है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की पे करनी है। अब कितने उसमें DS-260 हैं वो कॉस्ट डालेंगे, और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट तो एक ही होगा। अगर जॉइंट स्पॉन्सर आता है तो उसकी कभी कभार कुछ जॉइंट स्पॉन्सर के जो होते हैं उसमें लग जाती है, कुछ में नहीं लगती है। फिर आप US एम्बेसी चल जाते हैं। US एम्बेसी इट्सेल्फ की कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन उस प्रोसेस में कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस्लामाबाद जाना, शटल सर्विस के, और अगर आपको उस दिन कोई नई चीज़ मांग लें आपसे, फॉर एग्जांपल DNA मांग लें, तो DNA इट्सेल्फ एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 2 पार्ट सीरीज़ यहाँ पर आ रही होगी DNA के ऊपर। अगर किसी को DNA मिल चुका है या आप जानते हैं किसको किसी को मिला हुआ है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो DNA इट्सेल्फ जो है उसकी कॉस्ट होती है वो ऐड हो जाएगी। फिर जब वीज़ा लग के आपको आ गए, फिर आपने ग्रीन कार्ड की फ़ी पे करनी है, जो हमारे वक्त में 220 थी। तो आप ये कैलकुलेट करते रहें तो एक रफ़ एस्टिमेट भी होगा, तो आप कह लें $2 से 3 हज़ार तो आपके सिर्फ इस प्रोसेस के मिनिमम आ रहे हैं। एक रफ़ एस्टिमेट है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप पहले फिगर आउट करें आपकी कैटेगरी क्या है, आपके कौन से फॉर्म हैं, कितने फॉर्म लगने हैं, कितने NVC में लोग जा रहे हैं, कितने DS-260 होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एक रफ़ एस्टिमेट मिल सकता है। लेकिन हर साल USCIS या स्टेट डिपार्टमेंट अपना फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज़ करती है। जो फ़ी शायद आज 670 है वो शायद 750 हो जाए अगले साल। तो अप्रैल 2025 के अंदर फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज़ होने के चांसेस होते हैं। तो आप अभी एक एस्टिमेट ले लें, तब लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हर साल इतना जंप आता है। लेकिन इसकी और बेहतर क्लैरिटी के लिए आप कोई भी लॉ फर्म USA में उसको रीच आउट करें, उनको कि भाई ये मेरी समरी है, इस तरह का केस है मेरा, क्या मेरा बनेगी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू USCIS या टू द इमिग्रेशन प्रोसेस। लॉ फर्म की अलग से फ़ी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाके फॉलो करें, जिसके ऊपर मैं अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।